हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम 11th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन पढ़ेंगे। शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया नाम के नगर में हुई थी। मेसोपोटामिया नगर का आपके बारे में बता दें कि मेसोपोटामिया आधुनिक इराक गणराज्य में स्थित था और वहाँ पर खुदाई में मेसोपोटामिया सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया का जो नाम है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी। अर्थात मेसोपोटामिया की ये सभ्यता थी वो दो नदियों के मध्य पल्लवित होने वाली एक सभ्यता थी। मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य स्थित एक प्रदेश था। वो नदियाँ थीं दजला और फरात। दजला और फरात नदियाँ के बीच में ये प्रदेश था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दजला नदी और ये फरात नदी, ये दो नदियों के बीच का जो प्रदेश था जो आधुनिक इराक गणराज्य में स्थित है। तो ये जो प्रदेश था वो मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख स्थल रहा है। बच्चों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया और तुर्की में धीरे धीरे फैली और वहाँ पर भी वहाँ की जो लेखन प्रणाली थी और साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। मेसोपोटामिया का जो आरंभिक इतिहास हम देखें तो ये जो प्रदेश था इसको मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग, जो इसका दक्षिण का भाग था वो सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बना तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा बोलने वाले लोग जब वहाँ आए तो जो सुमेरी भाषा थी उसके स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व के लगभग कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे एक नई भाषा का प्रवेश हुआ जिसको अरेमाइक या अरामाइक नाम से जाना जाता है। ये जो भाषा थी वो हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व तक इसका जो व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हुआ और वर्तमान समय में आज भी इराक के कुछ भागों में अरेमाइक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे मेसोपोटामिया के इतिहास को यूरोप वासियों ने कैसे जाना और मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण नगर कैसे बन गया। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे कि दो नगर हमें देखने को इसमें मिले थे जहाँ खुदाई हुई थी, उरुक और मारी, जिन पर हम आगे बताएंगे आपको जिनके बारे में। और थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देती हूँ कि उरुक जो था वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था और मारी में जिम्रीलिम जो शासक था उसका बहुत सुंदर महल था। अब हम जानते हैं कि यूरोप वासियों ने मेसोपोटामिया को कैसे समझा और कैसे एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में उसको माना। यूरोप वासियों के लिए आप तो जानते हैं कि बाइबल एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है और इस धार्मिक ग्रंथ बाइबल का एक भाग है ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक ऑफ जेनेसिस में। इसमें एक शेमाट शब्द का प्रयोग किया गया है, बार बार उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य सुमेर से है। सुमेर का अर्थ होता है ईंटों से बने शहरों की भूमि। यूरोप के यात्री और विद्वान जो थे वो मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में जब पुरातात्विक खुदाई हो रही थी, खोजें हो रही थीं, जब उनकी शुरुआत हुई थी
तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो उसकी जो बातें थीं उसको अक्षर से सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी भी कोई कमी नहीं आई। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम जो था उसके द्वारा एक खोज अभियान चलाया और उसका खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका या टैबलेट की खोज की जानी थी जिसमें बाइबल में उल्लेखित जो जल प्लावन की जो घटना है या कहानी है उसका अंकन था। 1960 के दशक में ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियाँ हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। लेकिन ये इतिहास के में हुए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से प्रस्तुत करती है या व्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें जैसे जैसे उन्नत होती गईं, परिष्कृत होती गईं, तो अन्य पहलुओं पर भी, भिन्न भिन्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी थी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य अब गौण हो गया था और इस तरह से मेसोपोटामिया का जो महत्व था अब यूरोप वासियों के लिए बढ़ गया था। बताएंगे उस कथा के बारे में बताते हैं जो कि बाइबल में उल्लिखित है। बाइबल में बताया गया है कि जब पृथ्वी पर जल प्लावन होने वाला था, यानी कि पूरी पृथ्वी जब जलमग्न होने वाली थी, तो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट होने से बचाने के लिए उस परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना था। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई थी, उसमें उसने सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को रखा था और जब जल प्लावन हुआ, जब पूरी पृथ्वी जल से मग्न हो गई, जल में डूबने लगी, तब उस नोआ ने उस नाव में रखे सारे जीव जंतुओं के जोड़ों को सुरक्षित रखा और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। ये घटना हमें यूरोप के जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल उसमें पढ़ने को मिलती है और ठीक ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी हमें पढ़ने को मिलती है। परंतु अंतर इतना है कि यहाँ बाइबल में जो उस पात्र का नाम नोआ था और हमारे मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में हमें नाम जो मुख्य पात्र का नाम मिलता है वो नोआ ना होकर जीवसूत्र या उतना पिस्टिम मिलता है। मेसोपोटामिया का भूगोल, मेसोपोटामिया की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। इराक जो है वो भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो कि वनों से, वृक्षों से, पर्वत श्रृंखलाओं से ढके हुए हैं। साथ ही यहाँ पर स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल और यहाँ पर अच्छी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। यहाँ पर 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की भी शुरुआत हो गई थी। उत्तर में हम देखते हैं ऊंची भूमि है और यहाँ पर ही स्टेपी घास के मैदान हैं। स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन जो है आजीविका का प्रमुख साधन है और यहाँ पर सर्दियों में भी वर्षा के बाद भेड़ बकरियों के लिए काफ़ी मात्रा में हरी घास और झाड़ियाँ अब उनके भरण पोषण का एक माध्यम या साधन बनती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, ये देखिए हम पूर्व में यदि देखते हैं तो दजला नदी है और दजला नदी की कई सहायक नदियाँ यहाँ पर से निकलकर ईरान की ओर जाती हैं। ये ईरान है तो ईरान की ओर जाती हैं। ये काफ़ी वैसा हरियाली वाला क्षेत्र है। तो दजला की काफ़ी सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए जल परिवहन का एक बहुत अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग में देखते हैं तो एक बड़ा रेगिस्तान है और ये जो रेगिस्तान है वहाँ पर ये वो स्थान है यहाँ सबसे पहले नगर और लेखन कला का विकास हुआ था। देखिए इस नक्शे में मैं आपको देखकर बताती हूँ। देखिए ये जो दजला नदी है और दजला नदी के बाद आप नीचे दक्षिण में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा
रेगिस्तान है। और फरात नदी जो है, फरात नदी कई शाखाओं में बटकर इस रेगिस्तान में समाती है। तो ये जो रेगिस्तानी भाग है, यहाँ पर दक्षिण भाग में ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान में दजला नाम जो दजला नदी है वो उत्तरी भागों से, दजला और फरात जो नदियाँ हैं वो उत्तरी भाग से जब आती हैं बहकर, तो उत्तर में जो स्टेपीज के क्षेत्र हैं, जो हरियाली वाले क्षेत्र हैं, जो उपजाऊ भूमि है, ऊंची भूमि है, तो वहाँ से ये नदियाँ भी मिट्टी को बहाकर, उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती हैं। और दजला और फरात की जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं, तो उस मिट्टी से क्या होता है कि ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती है और खेती भरपूर और प्रचुर मात्रा में होती है। दजला फरात नाम की जो नदियां हैं वो उत्तरी पहाड़ों से अपने निकलकर जब उपजाऊ मिट्टी, बारीक मिट्टी लाती हैं, और जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो ये नदियां का जो पानी होता है, जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है, तो इनके पानी के साथ में वो उपजाऊ मिट्टी भी खेतों तक पहुंच जाती है और जिससे कि फसल भरपूर मात्रा में होती हैं। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है और ये पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थीं। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, टमाटर और मसूर के खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों, पहाड़ों के ढालों पर भी पाली जाती थी। ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी हरा भरा और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पर कि बकरियों को चराया जाता था, भेड़ बकरियों को यहाँ पर चराने के लिए आया जाता था, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। इसके अलावा नदियों से मछलियों को भी पकड़कर अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। गर्मियों में खजूर के पेड़ और बहुत सारे फल देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। शहरीकरण के लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी थे। तो हम जानेंगे कि शहरीकरण जो हुआ मेसोपोटामिया का, उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन जो था वो शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। एक उदाहरण जो मिलता है उसमें ये बताया गया है कि उदाहरण के लिए यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो भी कई भागों में डिवाइड थी। उत्पादन स्तर पर, व्यापार स्तर पर अलग अलग भागों में, खाद्य उत्पादन स्तर पर अलग अलग भागों में लोग अलग अलग तरह का रोजगार करते थे। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की जो प्रमुख विशेषता थी वो था श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या था? श्रम विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कार्यों में रत थे और अपने अपने स्तर पर ये जो मेसोपोटामिया के निवासी थे वो उत्पादन, व्यापार और खाद्य उत्पादन आदि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये एक दूसरे के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करते थे और लेकिन परस्पर सेवाओं के आदान प्रदान में एक दूसरे पर निर्भर भी थे। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी और इसके अलावा जब वो स्वयं ऐसे औजार नहीं बना पाता था तब वो ये भी नहीं जानता था कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित थी। वह व्यापार करना नहीं जानता था। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा, रांगा, टिन आदि के लिए खुद को दूसरों पर डिपेंड या निर्भर रखता था। वह बाहर से धातुएं मंगाता था। इसके साथ ही ईंधन के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। लकड़ी के कोयले के लिए भी वो बाहर से किसी अन्य स्रोत से वो ज़रूरतें पूरी होती थी। इस प्रकार जो श्रम विभाजन शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता थी। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम जो नगर थे उनका निर्माण कांस्य युग में यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा
जो धातु होती है वो तांबे और रांगे के मिश्रण से बनती है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थीं। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राओं को उकेरने, फर्नीचर को जड़ने में, सीपियों को काटने आदि कामों में धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वो भी कांसे के ही होते थे। हम मेसोपोटामिया के जो भाले थे उनको देखें तो उनकी जो भाले की नोक होती थी वो भी कांसे की ही बनाई जाती थी। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में जो मूर्तिकला का भी प्रचलन था, इसमें हम देखते हैं कि एक बारका शीर्ष करके एक मूर्ति का लेख है। तो बारका शीर्ष क्या था? ये 3,000 ईसा पूर्व में जो उरुक नगर था, उरुक नगर में स्त्री का यह सिर ये मिला है और ये सिर जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसको तराश कर सफ़ेद संगमरमर यानी वाइट जो मार्बल होती है, इस पत्थर को तराश कर बनाया गया है। इस मूर्ति की ये विशेषता है कि इसमें जो आँखें हैं और भौहें और आँखें क्रमशः नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी और काले डांबर की जड़ाई से बनाई गई हैं। सिर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो एक खांचा टाइप का है, तो ये बताया जाता है कि यह आभूषण पहनने के लिए बनाया गया था। ये एक आभूषण के लिए स्थान रखा गया था कि गहने या आभूषण पहनाए जाते थे। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की कोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ये एक ऐसे कठोर पत्थर से बनाया गया है जो कि काफ़ी दूरी से मंगाना पड़ता था। तो इस तरह से हम एक निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं कि मेसोपोटामिया में धातुओं की और अन्य संसाधनों की काफ़ी कमी थी और इसकी पूर्ति के लिए वे अन्य लोगों पर या अन्य देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था उन्हें। आगे देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग शहरों में माल की आवाजाही कैसे करते थे, परिवहन का साधन क्या था, आयात निर्यात किन किन चीज़ों के किए जाते थे। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन कितने भी समृद्ध रहे हों, पर वहाँ पर खनिज संसाधनों का हमेशा अभाव था। दक्षिण का जो अधिकांश भाग थे वहाँ पर औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की तो कमी थी। इसके अलावा वहाँ पर खजूर और पोपलार की जो पेड़ होते थे उसकी लकड़ी होती थी, वो प्रचुर मात्रा में मिलती थी, लेकिन वो गाड़ी और गाड़ियों के जो पहिए होते थे या नावें बनाने के लिए कोई अच्छी किस्म की लकड़ी नहीं थी। औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए धातुओं की भी उपलब्धता नहीं थी। इसलिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे प्राचीन काल में संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी प्रदेशों से मंगाया करते थे। इसके बदले में वो क्या करते थे कि वे अपना कपड़ा है, कृषि की उपज हैं, काफ़ी मात्रा में वो उनको बदले में निर्यात कर देते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ पर खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। तो मेसोपोटामिया में चूँकि फसल पर्याप्त मात्रा में होती थी, तो मेसोपोटामिया के लोग खाद्य सामग्री आदि को इन खाड़ी देशों तुर्की और ईरान में निर्यात करते थे और बदले में वो लोग इन्हें धातुओं की उपलब्धता या सप्लाई करते थे। शिल्प व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था जो थी वो शहरी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना परिवहन के व्यापार और अन्य सेवाएं धरी की धरी रह जाती हैं। ये जो परिवहन होता था प्रारंभ में पशुओं के द्वारा होता था। जो भार उठाने वाले जो पशु होते थे उनकी पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों पर लाद कर इन्हें एक शहर से दूसरे शहर में भेजा जाता था। लेकिन चूँकि पशुओं को बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ती थी, तो क्या होता था कि कई पशु ऐसे में बीमार हो जाते थे, मर जाते थे और उनके खाने पीने की व्यवस्था पर भी काफ़ी खर्च उठाना पड़ता था। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता था। अनाज के बोरों से नावों को, बजरों को लादा जाता था।
नदी की धारा अथवा हवा वेग से जो नावें चलती थीं, तो इसके कारण इनका कोई खर्च भी अधिक नहीं आता था। जानवरों से माल की ढुलाई कराने में तो अत्यधिक खर्च आता था, और लेकिन नावों से जब जल परिवहन की शुरुआत हुई तो इससे काफ़ी सस्ता और सुलभ साधन प्राप्त हो गया था। पुराने मेसोपोटामिया की जो नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी, और इन जलमार्ग के द्वारा ही ये कहा जा सकता है कि जो फरात नदी थी, जो कि अनेक फरात नदी को ही विश्व मार्ग के रूप में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। फरात नदी से जल परिवहन काफ़ी सुगम हो गया था। फरात नदी के द्वारा जल परिवहन और दजला नदी के द्वारा जल परिवहन के कारण मेसोपोटामिया का जो व्यापार था काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुंचने लगा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम आपको मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।